अभी हम लोग करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो पहला टॉपिक है जहां से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है नेचर ऑफ मैटर, सिग्निफिकेंट फिगर एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है इक्वल मासेस ऑफ H2 and O2 and methane have been taken in container of volume V at temperature 27 degree Celsius and in identical condition. The ratio of volume of H2O2 एंड मीथेन, H2O2 और मीथेन की क्या कंडीशन होगी। तो बेसिकली ये बात कर रहा है किसकी, एवोगैड्रो लॉ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एवोगैड्रो लॉ की। तो एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स। तो जो रेशियो होगा वॉल्यूम ऑफ गैसेस का, वही रेशियो हमको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। और वैसे भी एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से हम लोग वॉल्यूम को किससे रिप्लेस कर देते थे, नंबर ऑफ मोल से। हमने एन अपॉन एस सी वाली सारी प्रॉब्लम में क्या देखा था कि कहीं अगर वॉल्यूम दिया हो उसको हम लोग नंबर ऑफ मोल से रिप्लेस कर सकते थे, ये पढ़ा था। तो यहाँ तीनों के नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन विच इज CH4, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, 2, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑक्सीजन का हो जाएगा 32 और CH4 का हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो अब क्या करो, इस इन तीनों का ही हमें क्या लेना है, रेशियो ले लेना है। तो रेशियो ले लोगे तो क्या हो जाएगा, W ये कैंसिल हो जाएगा। अब पूरे को 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 16/2 हो जाएगा, ये 16/32 हो जाएगा, ये 16/16 हो जाएगा। तो ये आएगा 1, ये हो जाएगा 2, 2 8 जा 16 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1/16, 1 जा 16, 16 2 जा 32। अब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आ जाएगा 16:1:2। तो ये हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमें रेशियो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम पूछा था, और हमने पता है वॉल्यूम का रेशियो वही होता है जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। तो 16:1:2 हमें रेशियो देखने को मिलेगा विच इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द 3 नंबर। ये 3 नंबर हमें दिए हुए थे, इन 3 नंबर के लिए हमें क्या बताना था, सिग्निफिकेंट फिगर बताना था, ठीक है ना। तो इसमें कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, ठीक है। इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, और इसमें क्या है, 0 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट में ही पढ़ा था कि जो नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती है। तो ये सारी नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 देखने को मिलेगा। और जो नॉन जीरो नंबर के पहले अगर कोई जीरो लगा हुआ है तो वो कैसा होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही देखने को मिलेगा। ये भी क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट, क्या कहते हैं, जो सिग्निफिकेंट नंबर है उसके पहले जीरो लगा हुआ है, बाद में जीरो लगता है तो उसको काउंट करते हैं, लेकिन पहले जीरो लगा हुआ है इसलिए काउंट नहीं करेंगे। तो तीनों में ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमें कितने देखने को मिलेंगे, 3 3 एंड 3, तीनों में 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ था अगेन सिग्निफिकेंट फिगर से ही क्वेश्चन था। तो सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन था, यहाँ पे तुम्हें एक्सप्रेशन दिया हुआ था, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताने थे, क्या सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब कभी भी मल्टीप्लीकेशन में हो या फिर हमारा क्या हो, डिवीजन में हो, तो हमें क्या देखना होता था, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे हम लोग आंसर देते थे, जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है लीस्ट, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला होता था वही हम लोग आंसर करते थे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर देखे तो 3 देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर भी 3 देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी 3 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी 3 ही देखने को मिल रहा है। तो जो भी हमारा आंसर होगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने देखने को मिलेंगे, 3 ही देखने को मिलेंगे। इस वजह से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है द वेट ऑफ O2 एंड SO2, O2 और SO2 का वेट कितना गिवन है, 32 एंड 64 रिस्पेक्टिवली गिवन है एट 150 mm ऑफ Hg। तो प्रेशर भी गिवन है हमें, और वॉल्यूम वॉल्यूम दिया है 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन्स एन। तो 1 लीटर जो है इसका, उसमें n मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर ऑफ SO2। तो 2 लीटर में कितने होंगे, इसके 2 लीटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमें बताना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है कि इसमें कितने होंगे, ठीक है। तो एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि जितना मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही हमें नंबर ऑफ मोल्स देखने को मिलेंगे, ये हम लोग जानते थे, ठीक है ना। तो 1 लीटर ऑफ गैस जो है वो n मॉलिक्यूल कंटेन करती है, तो 2 लीटर ऑफ गैस सिमिलर कंडीशन पे कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगी, 2n,
ठीक है ना। तो 1 लीटर गैस, यहाँ पे वॉल्यूम्स को नंबर ऑफ मोल्स की तरह देखो, तो जो वॉल्यूम दिया है उसको मोल्स मान लो, जो वॉल्यूम दिया है उसको मोल मान लो। तो 1 लीटर था, तो मान के चलो कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, यानी 1 मोल गैस जो है उसका कितना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है। तो पूछ रहा है 2 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 मोल में कितने होंगे, तो 2n होंगे, इस वजह से आंसर जाएगा 2n। ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन ये किस पे था, एवोगैड्रो लॉ पे था, एवोगैड्रो लॉ पे था। और दो क्वेश्चन हमारे ये ये जो दो क्वेश्चन थे ये सिग्निफिकेंट फिगर के थे। ठीक है ना। तो एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम जो होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स के वो बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास एंड परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है। तो ये टॉपिक अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक। ठीक। अब यहाँ पे हमें दे रखा था अ कंपाउंड एक्स, कोई कंपाउंड है एक्स कंटेन्स 32% ऑफ ए। एक्स में जो है ए का जो परसेंटेज है वो कितना है, 32% है। ठीक है। और बी का जो परसेंटेज है वो कितना है, बी का परसेंटेज 20 है। ठीक है। एंड रिमेनिंग इज सी, तो सी का परसेंटेज के कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम विच इज 32 प्लस 20 कितना हो गया, 52। और 100 में से 52 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, ये हो जाएगा 8, और 9 में से 5 गया, बचेगा कितना 4। तो ये 48% हमें देखने को मिलेगा सी का परसेंटेज। क्या किया मैंने, दोनों का सम करके 100 से माइनस कर दिया, तो हमें थर्ड का परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है ना। तो तीनों का हमें क्या देखने को मिल गया, तीनों का हमें परसेंटेज देखने को मिल गया। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। इसमें क्या निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स, तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला जाता है आरएनए निकाल करके। कैसे, आरएनए निकाल करके। अब आरएनए कैसे कैलकुलेट करा जाता है, आरएनए कैलकुलेट करा जाता है जो भी हमारा मास गिवन होता है। ठीक है ना। परसेंटेज अबेंडेंस से हमें क्या करना होता है, मास को डिवाइड कर देना होता है। ठीक है ना। तो इसका परसेंटेज, ए का परसेंटेज अबेंडेंस था 32, ए का जो मोलर मास है वो कितना गिवन है 64। ठीक है ना। बी का परसेंटेज अबेंडेंस देखा जाए तो परसेंटेज अबेंडेंस है 20, और बी का मोलर मास हो जाएगा 40। सी का परसेंटेज अबेंडेंस है 48 और सी का मोलर मास हो जाएगा 32। तो तीनों का क्या मिल गया, हमें मोलर मास मिल गया। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो 1/2 से जाएगा, ये अगेन 22 1/2 से जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा, 4 से कट सकता है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32, अभी भी कट सकता है। तो 4 2 जा 8 हो जाए और 4 3 जा 12 होता है। ठीक है ना। तो ये 3/2 हो गया। ठीक है। तो 3/2 हो गया। अब हमें तीनों का रेशियो मिल गया है। अब हमें कैसा रेशियो चाहिए था, हमें सिंपल रेशियो चाहिए। हमें रेशियो जो मिला है वो कितना मिला है, 1/2 1/2 और 3/2, ये हमें देखने को मिला है। अब क्या करें, पूरे इक्वेशन को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा, पूरे को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ना तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हमें ए बी और 3 के बीच में रिलेशन क्या मिल रहा है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 3 हो जाएगा। ये हमें इंपेरिकल फॉर्मूला देखने को मिल रहा है विच इज ABC3 विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी में ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 95% ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molar solution according to the following reaction। तो यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन आ रखा है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहा है इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज HCl, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो होंगे, हमें पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ मोल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे न्यूट्रलाइज टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ठीक है। तो रिएक्शन हमको दे रखी थी, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। ठीक है। और कितना सैंपल प्योर है, 95% जो है वो सैंपल प्योर है। ठीक है।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पहले निकाल लेते हैं, तो जो दिया होता है पहले उसी का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमारे आएंगे, ठीक है, सपोज करिए ये रिएक्शन हमारी दी हुई थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी रिएक्शन पे स्टोइशियोमेट्री अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ये रिएक्शन थी, ठीक है, लिख ही लेते हैं। CaCO3 है प्लस 2HCl है, ये क्या कर रही है, CaCl2 प्लस CO2 और प्लस H2O हमें दे रहा है। अब यहाँ पे किसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी, HCl। तो HCl का मोलैरिटी दिया है, HCl का वॉल्यूम दिया है, तो क्या मैं HCl के मिलीमोल्स निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो ये क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी। तो वॉल्यूम कितनी दी हुआ होता है, 50 ml दिया हुआ था, मोलैरिटी 0.5 दिया हुआ था, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ये एक मिनट, इसको मैं 50 लिख दूं और इसको 1/2 लिख दूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखने को मिलेगा हमें कितना, 25 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब ये नंबर ऑफ मिली मोल्स है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हमने ml में रखा है, तो मिली मोल्स हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो हम लोग सिंपल, चाहे N/SC से कर लो, तो N/SC ऑफ HCl विल बी इक्वल टू N/SC ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये हो जाएगा। तो HCl के नंबर ऑफ मोल्स, मिली मोल्स कितने आए हैं, 25, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, CaCO3, ठीक है। और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा 1, तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो अब जब कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो हम लोग मास निकाल लेते हैं। तो मास कैसे आ जाएगा, तो मास आ जाएगा जब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ CaCO3, CaCO3 ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा कि कितने मेरा मास है, मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो, जब भी परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन होगा ना, तो जो तुमको दिया हुआ है उसी को निकाल दो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था ना, ये इतने परसेंट प्योर है, या फिर बोल देता कि ये मास है इसका, ठीक है ना। तो तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम वही चीज निकाल देंगे। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने मास निकाला है। तो मास कैसे निकाला है, पहले देखो इंफॉर्मेशन किसकी दी हुई थी, HCl की इंफॉर्मेशन दी हुई थी। तो मैंने क्या किया, HCl के मोल निकाले, HCl के मोल निकालने के बाद मैंने कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स निकाले, कैसे, N/SC से। तो मुझे क्या मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, तो अब मैं क्या किया, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लिया। अब बस मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, तो सारा खेला खत्म है। 25/2 ये क्या था, नंबर ऑफ मोल्स थे, ठीक है ना। कितना होता है इसका, 100 होता है, ठीक है ना। तो इसको 100 से ये 50 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या आ गया। अब यहाँ पे जो हमने मोल्स निकाले थे, वो मोल्स थे कि मिली मोल्स थे, ये मिली मोल्स थे, ठीक है ना। तो ये मिली मोल्स थे, तो जब मिली मोल्स थे, तो इसको मोल्स में लाने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। तो 50 इंटू 25 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, 1250 होगा, और 10⁻³ लगा हुआ है, ठीक है ना। 10⁻25 5 जा 125, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा कितना देखने को मिलेगा, 1.25 ये ग्राम्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, हमने प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल लिया, ठीक है ना। अब मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, तो मास ऑफ इम्प्योर सैंपल कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ इम्प्योर सैंपल हो जाएगा जो हमने निकाला है, ठीक है ना। परसेंटेज प्योरिटी का जो फॉर्मूला होता था, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, देखो, अगर फॉर्मूले में रख के बताओ तो तुमको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। तो परसेंटेज प्योरिटी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक्चुअल अमाउंट जो होगा अपॉन थ्योरेटिकल अमाउंट इंटू 100%, ये फॉर्मूला होता था, ठीक है ना।
आपकी बार क्वेश्चन में परसेंटेज प्योरिटी हमें दे रखी थी 95%। हमने क्या किया, हमने एक्चुअल अमाउंट निकाल लिया है 1.25%। ये क्या है, ये हमने कैलकुलेशन से निकाल लिया था, ठीक है ना। एक्चुअल अमाउंट इतना था हमारा, ठीक है। अब हमें थ्योरेटिकल अमाउंट निकालना था और ये 100 गिवन था, तो हमने क्या किया, थ्योरेटिकल अमाउंट इक्वल टू 1.25 इंटू 100 अपॉन में 90 कर दिया, ठीक है। जीरो से जीरो कट जाएगा। अब अप्रोक्सीमेटली मैं 9 से 10 को काट दूं तो आंसर कहीं ना कहीं 1.25 के आसपास ही आना चाहिए। तो 1.25 के आसपास, 1.25 से ज्यादा होगा, एग्जैक्ट 1.25 नहीं होगा, इससे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ज्यादा एक ही ऑप्शन है, विच इज ऑप्शन नंबर ए, 1.32। तो यहां से मुझे ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से ये ऑप्शन देखने को मिला है, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, उसके पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से एडिट कर देते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन याद रखना, हमने कितने स्टेप में हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे, पर हमें सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे। और ये एक ही प्रॉब्लम आई थी, अभी रिसेंट ही आई है ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम नहीं है। तो रिसेंट ही प्रॉब्लम आई थी ये, जहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी से दिया था, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है मोल से, क्योंकि जो सॉल्यूशन वाला मोलैरिटी ओलैरिटी वाला पार्ट हो जाता है ना, वहां से क्या करता है वो सॉल्यूशन में पूछ लेता है। तो यहाँ से यही सब टॉपिक बचते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो देखो 2022 में ही पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया था हमने, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहला स्टेप जो था, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकाले, HCl पता करें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl पता करें कैसे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स मिले, ये क्या थे, मिली मोल्स थे, क्या थे, मिली मोल्स थे। तो इसको मोल्स में अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने n/Hc लगाया, n/Hc ऑफ HCl, इसको इक्वल टू कर दिया n/Hc ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और यहां से हमने कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में निकाल लिया, कैल्शियम कार्बोनेट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है। फिर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लिया कि प्योर कितना मास होगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कैसे निकाला था, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां मुझे क्या मिल गया, प्योर मास ऑफ, क्या मिल गया, प्योर मास ऑफ, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मुझे देखने को मिल गया। अब प्योर मास मिल गया, तो अब मैं क्या लगा सकता हूँ, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो परसेंटेज प्योरिटी हो जाएगा कितना, एक्चुअल जो हमने निकाला है, कैलकुलेट किया है, अपॉन में थ्योरेटिकल इंटू 100%, ठीक है ना। तो परसेंटेज गिवन था, एक्चुअल हमने कैलकुलेट कर लिया, 100% था, ये हमें कैलकुलेट करना था। तो इस ये सॉल्व करके हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स। अब देखो मैंने बोला था जब कभी भी परसेंटेज दे देगा तो समझ जाना ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो या तो वो इंपेरिकल फॉर्मूला वाला होगा या तो परसेंटेज वाला होगा। अब देख लेते क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लो एक्स है, इसमें क्या किया है, इसने 78% क्या रखा हुआ है, कार्बन रखा हुआ है, रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमेनिंग हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी 100 में से 78 क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा, 2, और 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 2, ठीक है, 7 8 9, ठीक है। तो ये हमें 22% देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये 22% देखने को मिला, ठीक है ना। अब अगर बात कर ले कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास हो जाता है 12, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाता है 1, ठीक है ना। उसके बाद दिया है इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला का एक और क्वेश्चन था। तो आरएनए निकाल देते हैं, आरएनए क्या हो जाता है, परसेंटेज अबेंडेंस, कार्बन का परसेंटेज अबेंडेंस अपॉन कार्बन का मास। और उसके बाद अगर हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो हाइड्रोजन का परसेंटेज अबेंडेंस अपॉन हाइड्रोजन का मास, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये लगभग आएगा कितना, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72। तो 72 माइनस करेंगे तो बचेगा 6, 6 में फिर डेसिमल लगाएंगे तो 60 हो जाएगा ना। तो लगभग 6.5 के आसपास ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू 6.5 के पास आई है, और ये वैल्यू 22 है। अब हमें क्या चाहिए, जब ऐसा आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो हमें सिंपल रेशियो चाहिए होता है। तो सिंपल रेशियो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल रेशियो तो जो छोटी वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 6.5 अपॉन 6.5 कर देंगे, 6.5 अपॉन 6.5 इक्वल टू 22 अपॉन 6.5।
तो इस तरीके से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 के बराबर हो जाएगी। और 2 3 जा 6, तो कहीं ना कहीं ये किसके बराबर है हमारा, देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये किसके बराबर, 6 3 जा 18 ना, तो 3 टाइम्स के बराबर है, 6 3 जा 18 है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये 3 के आसपास है, तो तुमको जो रेशियो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं CH3 का आसपास होगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट सॉल्व करोगे 3.3 आएगा, फिर उसको सॉल्व करते जाओगे, पर रेशियो तुम्हारा CH3 के जैसा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे जो आंसर देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, थर्ड ऑप्शन आंसर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, सिंपल हम लोग सिंपल इंपेरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट लगा करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना हम कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक। तो हमें बस स्टेप्स याद रखना जरूरी है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, बाकी वेरिएशन तो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएशन तो इनफाइनाइट बन सकते हैं, बस हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखिए इसके नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो जाएंगे। तो जब कभी भी इंपेरिकल फॉर्मूला का वो दिया हो तो हमारा क्या स्टेप होता है, जैसे यहाँ पे परसेंटेज अबंडेंस फाइंड आउट कर लें, तो परसेंटेज अबंडेंस किसका फाइंड आउट कर लो, कार्बन का। परसेंटेज अबंडेंस किसका फाउंड कर लो, हाइड्रोजन का। उसके बाद क्या फाइंड आउट करो, आरएनए। आरएनए क्या हो जाता है, परसेंटेज अबंडेंस अपॉन एटॉमिक वेट, क्या हो जाता है, एटॉमिक वेट याद रखना, ठीक है ना। एटॉमिक वेट जो होता है वो यहाँ पे परसेंटेज अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन एटॉमिक वेट। अब इस परसेंटेज अबंडेंस की जगह ना तुमको रेशियो भी दे सकता है कि कार्बन का रेशियो, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:2 है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का अगर रेशियो दिया हुआ है तो एज इट इज, बस परसेंटेज अबंडेंस की जगह यहाँ रेशियो रख देना, ठीक है ना, जो वैल्यू है एज इट इज, और उसको रिवाइज कर देना, ठीक है ना। उसके बाद जो आएगा उसका हमें क्या चाहिए, सिंपल रेशियो चाहिए। सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो वैल्यू छोटी होती है, छोटी वैल्यू से सबको डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू छोटी होती है उससे डिवाइड करो। तुमने इसको सॉल्व किया, मान लो वैल्यू ए आई, इसकी वैल्यू बी आई, तो मान लो अगर छोटी वैल्यू ए की थी, ए की वैल्यू छोटी थी, तो ए बाई ए कर दोगे और बी बाई ए कर दोगे, ठीक है ना। इस तरीके से बी बाई ए कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, सिंपल रेशियो आ जाएगा। और जो सिंपल रेशियो होता है वही इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा था, CH3 हमें देखने को मिल रहा था, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, यहाँ बोल रहा है फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड क्या हो जाता है, HC डबल बॉन्ड O OH, ये क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड जो था 2.3 ग्राम था, 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड था, एंड 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कितना था, 4.5 ग्राम। तो ऑक्सैलिक एसिड का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, यहाँ COOH और COH, ये ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा, एंड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3। तो इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्क H2SO4 के साथ हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, और इसको भी क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या करेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो इसको फॉर्मिक एसिड को बदल देता है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड और किस में बदल देगा, वाटर में, ठीक है। और अगर इसमें से हम निकालते हैं तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड भी देखने को मिलेगी, और क्या देखने को मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा CO2, और क्या देखने को मिलेगा, H2O। तो बेसिकली कंसंट्रेटेड H2SO4 है क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो कहीं ना कहीं ये वाटर निकाल दिया होगा, तो H2O का मॉलिक्यूल पूरा निकला और CO का मॉलिक्यूल पूरा निकल गया, ठीक है ना। इसी तरीके से H2O और CO यहाँ पे भी निकला होगा, यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O निकला होगा और H2O निकला होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक CO2 का मॉलिक्यूल निकला होगा। तो इस तरीके से हम अपना कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसमें फॉर्मिक एसिड में CO प्लस H2O निकला होगा, इसमें CO प्लस CO2 और H2O ये निकला होगा, ठीक है। अब ये दोनों चीज निकली है तो ठीक है, जब हमने कंसंट्रेटेड, द इवॉल्व गैसियस मिक्सचर इज पास थ्रू द KOH पैलेट। अब ये जो गैसेस निकली है इसको हमने KOH में पास कराया होगा, ठीक है ना, KOH में पास कराया। तो बोला है द प्रोडक्ट रिमेन्ड एट STP विल बी, तो STP पे हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, फॉर्मिक एसिड के बारे में जान लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जान लिया, ठीक है ना, इनसे कौन कौन सी गैसेस निकल रही है वो जान गए। अब यहाँ पे बोला था कि व्हेन मिक्सचर इज पास थ्रू द KOH पैलेट वेट ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट इज, तो कितना वेट ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट बचेगा ये हमसे पूछा हुआ था। तो मैं मान के चलता हूँ ये अभी तक का
ऐसा क्वेश्चन रहा होगा जो सबसे ज्यादा डिफरेंट और बोला जाए तो सबसे ज्यादा कठिन रहा होगा बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन कर लेते हैं साइड, ठीक है। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात किया जाए तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि हमारा एक था फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कितना था, HCOOH था। फॉर्मिक एसिड को अपन ने क्या किया था, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया था, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 H2O निकाल देगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक H2O निकलेगा और CO गैस हमें देखने को मिल रही होगी, ठीक है। ये हमें देखने को मिला, इसका मास कितना था, 2.3 होता है, और इसका मोलर मास जो होता है वो होता है कितना, 46। इसका मोलर मास कितना होता है, 46। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना चाहें तो 23 इसका गिवन मास है और मोलर मास होता है 46, जस्ट डबल। तो यहाँ से मुझे देखने को मिल जाएगा कितना, 1/20 मोल्स हमें देखने को मिलेंगे, किसके, फॉर्मिक एसिड के हमें नंबर ऑफ मोल्स देखने को मिले, ठीक है। अब इसी तरीके से ऑक्सैलिक एसिड की बात करें, विच इज COOH और COOH, ठीक है ना। इसको जब हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से भी हमें क्या देखने को मिलेगा, H2O देखने को मिलेगा, CO गैस निकल जाएगी और CO2 गैस अपनी बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये हमें कुछ इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो CO2 गैस देखने को मिलेगी, H2O गैस देखने को मिलेगी और CO गैस देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज हमें देखने को मिलेगा। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे तो इसके नंबर ऑफ कितना गिवन मास था, इसका गिवन मास था 4.5 ग्राम। तो 4.5, और क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, तो ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड का जो मास होता है वो 90 के बराबर होता है, ठीक है। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/20 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला था गैसियस मिक्सचर जो है वो KOH से पास हो रही है, ठीक है ना। और जब याद कर फोटोसिंथेसिस वाला अपन चैप्टर पढ़ते थे तो बोलते थे कि जो KOH वाला एक्सपेरिमेंट होता है उसमें क्या होता है, KOH जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो KOH क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर KOH ने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मीडियम से हट जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड मिल कहाँ पर रही है, ऑक्सैलिक एसिड वाले में मिल रही है, ठीक है ना। ऑक्सैलिक एसिड वाले में मिल रही थी, ठीक है ना। इसमें क्या बोला था, वेट ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट साइड हमें क्या देखने को मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत में इसके नंबर ऑफ मोल्स 1/20 रहे होंगे, तो आफ्टर रिएक्शन, क्योंकि इसके एक मोल है तो इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, तो इसका जब एक मोल खत्म होगा तो इसका एक मोल बनेगा। तो वैसे इसके 1/20 मोल्स खत्म होंगे तो इसके 1/20 मोल्स बनेंगे आफ्टर एन टाइम, और इसके भी 1/20 मोल्स बनेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी जब शुरुआत, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1, कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1। तो इसके जब 1/20 मोल्स खत्म होंगे तो इसके भी 1/20 मोल्स बनेंगे, और इसके भी 1/20 मोल्स बनेंगे, और इसके भी 1/20 मोल्स बनेंगे, ठीक है। ये चीज हमें देखने को मिलेगी। तो अगर बोला जाए कि आफ्टर रिएक्शन मोल्स ऑफ CO कितने देखने को मिलेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स यहां से आएंगे और मिक्सचर में कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स यहां से आएंगे, यानी 1/20 प्लस 1/20 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/10, ठीक है ना। ये हमें देखने को मिलेगा, क्या हो जाएगा, 2/20 यानी 1/10। तो 1/10 देखने को मिला। और अगर भाई वही बात कर ले मोल्स, मोल्स पता चल गया है, अब मास पता निकाल लेते हैं हम लोग। मोल से मास कैसे निकाला जाता है, जब मोल से मास चाहिए होता है तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मास से। तो यहाँ मास ऑफ क्या आ जाएगा, मास ऑफ CO देखने को मिलेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स 1/10, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मास होता है वो 28 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कितना हो जाएगा, 2.8 ग्राम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 2.8 ग्राम हमें देखने को मिलेगा। अब KOH ने तो इसको एब्जॉर्ब कर लिया होगा, KOH इसको एब्जॉर्ब कर ली होगी, ठीक है ना। और हमें क्या पूछा था, वेट ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड में क्या क्या बच रहा होगा, ठीक है ना। ये हमारा प्रोडक्ट साइड में, अब यहाँ पे देखो वाटर को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि वाटर जो है वो मीडियम प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो मेन जो हमें बाय प्रोडक्ट में देखने को मिल रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देखने को मिल रही है। तो हमें अल्टीमेटली इसी कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या निकालना था, मास निकालना था, ठीक है ना। जो कि किसके बराबर आ गई थी, 2.8 आ गई थी, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, रिएक्शंस लिखी, रिएक्शंस के बाद उसका बाई प्रोडक्ट निकला, ठीक है ना, बाई प्रोडक्ट निकाला। फिर उसके बाद रिएक्शन में हमें ये पता होना चाहिए कि जो KOH होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहले फर्स्ट रिएक्शन से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, ठीक है ना, CO के नंबर ऑफ मोल्स निकाले। सेकंड रिएक्शन से हमने क्या किया, CO के नंबर ऑफ मोल्स निकाले। दोनों नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो यहाँ से तुम्हें नेट नंबर ऑफ मोल्स आ गए, और जब नेट नंबर ऑफ मोल्स आ गए उसके बाद हमने क्या किया, नेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO को मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से। तो जब मल्टीप्लाई किया मोलर मास से तो हमें क्या मिल गया, मास ऑफ CO,
मास ऑफ सीओ, ये हमें देखने को मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाली प्रॉब्लम भी क्या थी, जो हमारी प्रॉब्लम थी उसको हमने टैकल कर लिया था। ठीक है, तो आइए अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं हमारी। अगली प्रॉब्लम क्या है, अगली प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे अगली प्रॉब्लम दी हुई थी, सपोज, वैसे इसका आंसर बच्चों को याद ही रहता है, ठीक है ना, फिर भी हम ये वाली प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, किस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे बोला था कि इफ एक्स एंड वाई कंबाइन, एफ एक्स एफ क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई कंबाइन करके डिफरेंट एलिमेंट्स बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, एक्स वाई टू बना रहे हैं और एक्स थ्री वाई टू बना रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारे कंपाउंड्स बन रहे हैं हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है 0.1 मोल ऑफ एक्स वाई टू, इसका कितना नंबर ऑफ मोल्स है, 0.1 मोल दिया है। वेस कितना, इसका मास आ रहा है 10 ग्राम आ रहा है। ठीक है, और 0.05 मोल्स ऑफ x3y, ये किसके बराबर आ रहा है, 9 ग्राम के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है हमारा। ठीक, अब उसके बाद बोल रहा था द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का कितना एटॉमिक वेट होगा। तो जब कभी भी ऐसे प्रॉब्लम दे दे, यानी आपको मास और नंबर ऑफ मोल्स, मास और नंबर ऑफ मोल्स दो एलिमेंट के लिए दे दे, तो हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेना है। तो मान के चलिए जो जो भी टोटल मास होगा, वो टोटल मास किसके कारण आ रहा होगा, वो टोटल मास जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा एक्स और वाई के कारण, एक्स और वाई के कारण आ रहा होगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये क्या था, नंबर ऑफ मोल्स था, तो जो एक मोल का मास होता है वही मोलर मास होता है। मुझे पता है जो एक मोल का मास होगा, 1 मोल का जो मास होगा वो किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर होता है, मोलर मास के बराबर होता है। तो 0.1 में इतना था, तो एक मोल में कितना हो जाएगा, ये 100 ग्राम हो जाएगा, राइट। अब ये 0.05 में 9 ग्राम था, तो एक मोल में कितना हो जाएगा, एक मोल में हो जाएगा ये 9 अपॉन में 0.05, तो यहाँ 900 हो जाएगा, 900/5, ये कितना हो जाएगा 5, 5 × 5 5 8 × 40, तो 180 ग्राम, हम 180 ग्राम ये देखने को मिलेगा। अब एक मोल का वैल्यू हमें देखने को मिलेगा, और एक मोल के वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, किसके लिए, ये हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, अब पहली, मोलर मास होता क्या है, हमने पढ़ा था मोलर मास होता है जो इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस का सम होता है। तो इंडिविजुअल एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, जो मास एक्स का होगा प्लस जो 2y का मास होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई जो कि यहां से आई है। ठीक है, सिमिलरली यहां से जब इक्वेशन बनाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 3x मेन वाले से बना रहे हैं हम, ठीक है ना, तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि 3x का जो मास होगा प्लस 2y का जो मास होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इक्वेशन उठाई, इसको यहाँ लेकर के आए। अब दोनों में क्या किया, दोनों में हमने देखा कि क्या चीज कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या देखने को मिल रहा है कि y कॉमन है, तो y को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, 2y इधर है, तो क्या किया, दोनों को सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक काम करते हैं, बड़ी वाली इक्वेशन में से छोटी वाली इक्वेशन माइनस करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें फिर क्या देखने को मिलेगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को सब्सट्रैक्ट किया। तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है ना, तो 3x में से x जाएगा तो बचेगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, और 180 में से 100 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 80, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई है। अब x की वैल्यू पता चल गई है तो किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 100। तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 इधर जाएगा, 100 माइनस 40 इज 60, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/2 यानी 30 देखने को मिलेगा। तो 40 और 30 हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो 40 और 30 विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो 40 और 30 यहाँ से हमें आंसर देखने को मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है,
तीनों का परसेंटेज हमको दिया हुआ है। कार्बन का जो परसेंटेज है वो कितना है, कार्बन का परसेंटेज 38.71 है, हाइड्रोजन का है जो वो 9.67 है। अब ऑक्सीजन का चाहिए तो दोनों का सम करके किससे कर दीजिए, 100 से माइनस कर दीजिए। तो 100 माइनस 38.71 प्लस 9.67, तो प्लस करेंगे ये 8 हो जाएगा, ये 6 4 10 3 हाँ 13 हो जाएगा, और ये 9 1 10 8 18, ये 4। ठीक है ना। अब इसको 100 में से माइनस करेंगे तो 100 में से पॉइंट मिला, ओ पॉइंट से पॉइंट मिला, 48.38, ये बचेगा 2, ये 9 में से 3 गया बचेगा 6। ठीक है ना। और ये हो जाएगा 9 में से 8 गया बचेगा 1, 9 में से 4 गया बचेगा 5। तो ये हमें 51.62 ये परसेंटेज देखने को मिलेगा, परसेंटेज अबेंडेंस देखने को मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ से परसेंटेज अबेंडेंस मिल गया, हमें अब क्या चाहिए था, एटॉमिक मास चाहिए। तो कार्बन का 12 होता है, इसका 1 होता है, इसका 16 होता है। अब आरएनए निकाल लेंगे। तो रिलेटिव एटॉमिक नंबर, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, परसेंटेज अपॉन में मास, परसेंटेज 9.67 अपॉन मास, और यहाँ पे 51.62 अपॉन मास। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 5 जा 60 होता है, 12 1 जा 12, 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। तो ये 3 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा, 12 3 जा 36, ये 9 के अप्रॉक्स आ रहा है, और 16 1 जा 16, 62 जा 32, 16 3 जा 48। तो 16 3 जा 48 ये हमें 3 के अप्रॉक्स देखने को मिल रहा है। तो जो रेशियो देखने को मिलेगा, 3 1 जा 3, सिंपलेस्ट रेशियो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, यानी ये हमारा एच जो होगा वही 3 बार होगा, बाकी दोनों 1 1 होंगे। ठीक है ना, विच इज ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ से आंसर चला जाएगा। ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब इसके बाद जो अगली प्रॉब्लम थी हमारे पास, अगली प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 7 में अ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा परसेंटेज अबेंडेंस का क्वेश्चन था। तो परसेंटेज अबेंडेंस का जो क्वेश्चन होता है उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज अबेंडेंस का क्वेश्चन में हमें पता है, परसेंटेज अबेंडेंस का क्वेश्चन वैसे ट्रिक हमारी क्या कहती है, ट्रिक हमारी ये कहती है जो परसेंटेज में ज्यादा होगा, ट्रिक किसे हम लोग करते हैं, जो परसेंटेज में ज्यादा होगा उसी के आसपास वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है ना, उसी के आसपास वैल्यू देखने को मिलेगी। तो देखो 119 हो नहीं सकता है, 119 होगा नहीं। ठीक है ना, 119 होगा नहीं। ठीक है। और यहाँ पे हमें जो मास देखने को मिलेगा वो 202 भी नहीं देखने को मिलेगा, 202 ज्यादा हो जाता है। अब या तो आंसर 101 होगा या तो आंसर 200 के पास होगा। ठीक है ना। तो अब चाहे तो हम लोग इसको और ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है ना, कि छोटी वाली वैल्यू लेकर के काटो वाला मेथड लगा सकते हैं, काटो वाले मेथड से हम आंसर लेकर के आ जाएंगे। जैसे काटो वाले मेथड से कैसे करते हैं, अगर मान लो काटो वाले मेथड से करते हैं तो जो वैल्यू ज्यादा वाली होती है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको जो सबसे कम वैल्यू होती है उसको हम लोग काट करके क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। ठीक है ना, यानी वो हमारी खत्म हो जाती है, तो उसको जीरो ले लिया। अब ये उससे कितना ज्यादा है, 119 से 1 ज्यादा है, और ये कितना है, 190 से 2 ज्यादा है। ठीक है ना। तो टोटल हमें 100% देखने को मिलता है। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 8 0 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 90 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 40 हमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ये टोटल परसेंटेज इन सब का हमें कितना देखने को मिला, 100 देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। और बाकी सबका जो सम करेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हमें देखने को मिलेगा 90 प्लस 40 130 के बराबर, 130 बाई 100 कर देंगे तो कितना आएगा, 1.3 के पास आएगा। अब हमने घटाया कितना था, घटाया था 119, तो 119 हम लोग क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200, ये हमारा हो जाएगा 1.3, हमने क्या किया, ऐड किया ना, तो 3 ये आ जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 9 1 10, यानी 200.3, यानी अप्रोक्सीमेटली 200 के पास हमें आंसर देखने को मिलेगा। तो ये आंसर हो गया। बाकी फॉर्मूला क्या लगता है, अगर किसी को फॉर्मूला जानने की इच्छा हो तो फॉर्मूला जो परसेंटेज का लगता है, कि जब कभी भी आइसोटोपिक हो तो उसका जो परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाता है वो होता है परसेंटेज अबेंडेंस, जो भी अबेंडेंस दिया हो, इनटू एटॉमिक मास। तो परसेंटेज अबेंडेंस इनटू एटॉमिक मास जो होता है वो ऑफ 1, तो और दूसरा एटॉमिक मास और परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ 2, एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ 3। ठीक है ना।
ये हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे टोटल परसेंटेज अबंडेंस हम लोग 100 लेकर के चल रहे होते हैं। तो इस तरीके से इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व होती है अगर फॉर्मूले से करना है तो। ठीक है ना? तो फॉर्मूले से जब करोगे तो ये आ जाएगा। बाकी ट्रिक से हमको पता होना चाहिए। ट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, छोटी वाली वैल्यू से सबको माइनस कर देते हैं और फिर 100 से डिवाइड करके उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है? यहाँ पे आंसर आ गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये कह रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये कह रहा है, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है ना? क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ था, जो कि किसके बराबर था? 6.02 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर ग्राम के बराबर था। ठीक है ना? उसके बाद दिया हुआ था रेडियस एंड लेंथ। तो रेडियस कितनी गिवन थी? 7 एंगस्ट्रॉम। 7 इंटू 10⁻⁻10, ये क्या हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। ठीक है ना? ग्राम में चाहिए तो कितना हो जाएगा? दो और कम कर दो, 7 इंटू 10⁻⁻20 -8 ग्राम। -8 किसमें हो जाएगा? ग्राम में था ना, ऊपर ग्राम में है तो ये मीटर में था, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है? 100 से डिवाइड किए हैं। लेंथ की बात करें तो लेंथ हमारा कितना आ जाएगा? लेंथ आ गया हमारा 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में। और अगर हमें चाहिए किसमें? सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्यों किया? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी सेंटीमीटर में दे रखी थी। ठीक है ना? अब वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम अब किस कैसा वायरस था? सिलेंड्रिकल था। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। हमें सर ने बताया था ना कि क्या करना है, पाई आर स्क्वायर लो और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये हमें क्या मिल जाएगा? ये हमें वॉल्यूम क्या कहते हैं, वॉल्यूम मिल जाएगा। किसका वॉल्यूम मिल जाएगा हमें? ये वायरस का। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती है। रेडियस हमने कितना कैलकुलेट किया है? 7 इंटू 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ कितनी है? 10⁻⁻8 था तो -7 हो जाएगा। ठीक है? सेंटीमीटर में। इसको जब सॉल्व करेंगे, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, और ये 7 7 जा 49 होगा। 49 इंटू 3 कर दो तो 53 जा कितना होता? अगर ये 50 होता, 5 3 जा 15, तो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली ये 150 के आसपास होता। और पावर में देखे, 8 2 जा 16 और 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 23 इंटू 10⁻⁻23 के पास हमें क्या देखने को मिलेगा? वॉल्यूम देखने को मिलेगा। ठीक है ना? अब अब यहां बोला था फाइंड मोलर वेट ऑफ वायरस। तो वायरस का क्या चाहिए? हमें मोलर वेट चाहिए। वायरस का क्या चाहिए? मोलर वेट चाहिए। तो वेट, वायरस का जो वेट आएगा, वो वेट कैसे आएगा? ठीक है ना? तो वायरस का वेट हमें मिलेगा किससे? ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हमने वॉल्यूम निकाला है उसको हम लोग क्या करते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो वॉल्यूम को जब स्पेसिफिक वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा। ठीक है ना? हमें क्या मिल जाएगा? Na पार्टिकल का वेट मिल जाएगा। ठीक? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस कितना देखने को मिलेगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस जो हमें देखने को मिलेगा, वो मिलेगा वेट ऑफ Na पार्टिकल। पार्टिकल के Na पार्टिकल में हमें बताना है। ठीक है ना? तो अब एक एक का वॉल्यूम कितना था? एक का वॉल्यूम था 150 इंटू 10⁻⁻, -23, और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ था ये से क्या, ये कितना था? 6.02 इंटू 10⁻⁻²। अब ये तो एक का वेट होता है, ये एक सिलेंड्रिकल वायरस का होता है। ऐसे Na वायरस होंगे। ठीक है ना? Na वायरस होंगे तो इसको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.02 से 6.02 कैंसिल हो जाएगा, -2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -21। और -21 और ये दोनों जब 21 होगा और ये 20 ऊपर जाके जुड़ेगा ना, ये प्लस में है, 10⁻23 है तो ये ऊपर जाकर के जुड़ेगा, तो 23 + 2 ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 25 और माइनस का 23,
जब इसको सॉल्व करेंगे 25 और माइनस का 23, तो बचेगा कितना 150 इंटू 10⁻², ये बचेगा, ये हो जाएगा 150 और डबल जीरो के पास ये हमें देखने को मिलेगा, यानी अप्रोक्सीमेटली ये किस में है, ग्राम पर मोल में है। तो केजी में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट समथिंग आंसर होना चाहिए। तो 15 पॉइंट समथिंग आंसर 4 वाला देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, सबसे पहले हमने वॉल्यूम निकाला। हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप था हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट करना, ठीक है ना। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद हम लोग ने मॉलिक्यूलर वेट निकाला। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है जो भी वेट ऑफ Na पार्टिकल होगा वही हमारा मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, ठीक है ना। जो Na पार्टिकल का वेट होता है वही हमारा मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाता है। तो Na पार्टिकल का वेट कैसे आएगा, तो जो वॉल्यूम निकाले हो वॉल्यूम बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम कर दो, वॉल्यूम बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू Na से मोलर मास मिल जाएगा, ठीक है ना। मोलर मास मिल जाएगा। जैसे हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमें मास चाहिए होता था तो मास चाहिए होता था तो हम लोग n इंटू क्या कर देते थे, n इंटू Na करते थे। वैसे ही यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं मोलर वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू Na, ठीक है ना। उसी का ये क्या है, एडवांस वर्जन है, ठीक है ना। इसी का एडवांस वर्जन है, उसको हमने इस्तेमाल किया है और वहां से हमने अपनी प्रॉब्लम को क्या किया है, सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है इन एन एक्सपेरिमेंट इट शोज 10 ml ऑफ 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड का कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना। क्लोराइड, क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। क्लोराइड in an experiment showed, it showed that 10 ml of zero chloride is required for 10 ml of 0.1 molar AgNO3, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड। तो उस क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, जब अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर कितना Cl आयन है इसको पता करने के लिए AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते थे। तो हम लोग बोलते थे जब 1 मोल Cl प्रेसिपिटेट हुआ है तो आयन इतना बनेगा, 2 मोल जिसको हम लोग वर्नर एक्सपेरिमेंट बोलते थे। तो ये वर्नर एक्सपेरिमेंट से ही क्वेश्चन है, बस उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या दे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले क्लोराइड आयन के मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स कैसे आते हैं, नंबर ऑफ मिली मोल्स आएंगे क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है ml में। तो यह कैसे आ जाता है, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी Vm से आ जाता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी कर देंगे तो नंबर ऑफ मिली मोल्स आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना था 10 ml और मोलैरिटी की बात करेंगे तो 0.05 हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसकी मोलैरिटी की बात करें तो 0.5 मिली मोल्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 0.5 मिलीमोल्स हमें देखने को मिलेंगे क्लोराइड आयन के लिए, ठीक है। AgNO3 की बात करेंगे तो AgNO3 के लिए अगेन नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालेंगे तो V इंटू एम करेंगे। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया था, 10 ml दिया था, मोलैरिटी कितनी दी हुई थी, 0.1 दी हुई थी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मोल हमें क्या देखने को मिलेगा, AgNO3 देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये देखने को मिल रहा है जो AgNO3 है वो जस्ट डबल है किसका, Cl आयन का। तो मुझे क्या डेटा देखने को मिल रहा है कि जो AgNO3 है दैट इज डबल द क्लोराइड आयन, यानी हमारे कितने क्लोराइड आयन होंगे, 2 होंगे। यानी जो फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, XCl2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्लोराइड आयन कितने देखने को मिल रहे हैं, 2 क्लोराइड आयन देखने को मिल रहे हैं। तो XCl2 विल बी आवर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो XCl2 हमें फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है। XCl2 विल बी आवर फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद अगेन जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, अगला क्वेश्चन वो किससे है, हमारा 10th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन दिया हुआ था, ठीक है ना। परसेंटेज अबेंडेंस की बात करें तो ये 40% था, हाइड्रोजन 13.33% था और नाइट्रोजन कितना था 46.67%। एटॉमिक मास की बात कर ले तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का 14 होता है। उसके बाद आरएनए निकालेंगे, आरएनए कितना हो जाएगा, परसेंटेज बाई 12, ठीक है ना, परसेंटेज बाई 12। यहाँ पे परसेंटेज 13.33
बाई 1 और ये हो जाएगा 46.67/14। ठीक है ना, इस सबका परसेंटेज हमें मिल जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 3.3 के अप्रोक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 से ही है, यानी 13.3 के अप्रोक्स आएगा, और ये अगेन किसके बराबर आएगा, 3.3 के अप्रोक्स आएगा। तो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू यानी 3.3 से डिवाइड कर देंगे तो 3.3 हो जाएगा, 13.3 अपॉन 3.3 हो जाएगा, और लास्टली 3.3 बाई 3.3 हमें देखने को मिलेगा। तो ये 1 से जाएगा, ये 4 से जाएगा, और ये 1 से जाएगा। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या देखने को मिलेगा, कार्बन 1 नाइट्रोजन 4 और हाइड्रोजन 1 देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो कार्बन 1, ये हमारा सी नंबर ऑप्शन, कार्बन 1 नाइट्रोजन हाइड्रोजन 4 और नाइट्रोजन 1 देखने को मिलेगा। ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बोला द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 to 4 ml of H2 at STP when treated with H2SO4। ठीक है ना। तो अब सीधी सी बात है, कोई भी मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड से तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो उसी के ऊपर ये रिएक्शन दी हुई है 11th नंबर। तो जिंक मेटल है, जिंक इज मेटल। जब इसको हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाएंगे, जिंक सॉल्ट विच इज ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है द अमाउंट ऑफ जिंक मेटल, यहाँ पे क्या अमाउंट पूछा था, ठीक है ना, मास पूछा था। ठीक है। द अमाउंट ऑफ जिंक मेटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कितना ml, 2 to 4 ml। ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 2 to 4 ml H2। ठीक है। एट STP ऑन ट्रीटमेंट विथ कितना अमाउंट लगेगा, तो जिंक का जो मास होता है, जिंक का मास कितना हो जाता है, जिंक का मास होता है 65 ग्राम। जिंक का जो मोलर मास होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 65 के बराबर। तो स्टैंडर्ड वैल्यू लिख देंगे 65। ठीक है ना, 65 ग्राम्स। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, चूंकि एसटीपी पे है तो 22.4 लीटर, और एमएल में लिखना है तो 22400 एमएल में हो जाएगा। ठीक है। और जब भी हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी तो हम क्या बनाते थे, वी बनाते थे, दिस एंड दिस। तो क्या करना है, वी बनाना है। तो वी बनाओगे तो क्या क्या हो जाएगा, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो उससे उससे हम लोग क्या बना, वी। तो मास कैसे आ जाएगा, मास आ जाएगा, सबसे पहली वैल्यू क्या है, 224 मल्टीप्लाई बाय 65, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है। और उसके बाद क्या देखने को मिलता है, उसके बाद डिवीजन देखने को मिलता है। डिवाइड कर देंगे 22400 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नीचे 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी हमारी, ये वैल्यू आएगी किसके बराबर से, 0.65 ग्राम के बराबर ना, 0.65 ग्राम। तो 0.65 ग्राम हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ से 0.65 ग्राम सॉल्व हो जाएगा, आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। यहाँ परसेंटेज अबंडेंस 40 दिया था, 53.34 दिया था, और 6.60 दिया हुआ था। ठीक है ना। परसेंटेज अबंडेंस, मास लिख दो 12, 16 और 1। उसके बाद क्या निकाल लो, आरएनए निकाल लो। आरएनए कैसे आ जाएगा, 40/12, ये हो जाएगा 53.34/16, और ये हो जाएगा 6.6/1। इस तरीके से हमें आरएनए देखने को मिलेगा। तो ये जब आरएनए सॉल्व करेंगे तो ये आरएनए आता है 3.3 के बराबर, ये हमारा आता है 6.6 के बराबर, और ये वैल्यू आती है किसका, 3.3 के बराबर आती है। ठीक है ना। तो वैसे ही दिख रहा है 1:2:1 का रेशियो देखने को मिलेगा, 1:1, यानी ये जो रेशियो होगा 1:2:1, विच इज ऑप्शन नंबर ए के हमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना। वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का हमें क्या बताना था, वेट बताना था। ठीक है ना। तो एक वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, अब वन मॉलिक्यूल बोला है, वन मोल नहीं बोला है, वन मॉलिक्यूल। और वन मॉलिक्यूल का मास हम लोग कैसे लिखते थे, या तो एएमयू में लिखते थे, और इसी एएमयू को हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर लिख सकते थे। 27 केजी में लिखना होता था तो 27, और अगर ग्राम में लिखना होता था तो 24 लिखते थे, 24 ग्राम में लिखते थे। ठीक है ना। अब इसका जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, तो कार्बन कार्बन का 12 होता है, मल्टीप्लाई बाय 60, और हाइड्रोजन का 122 इंटू 1 ही कर दोगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 6 72, तो 720 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 122, तो प्लस करेंगे 2, ये 4, और 7 1 8, ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है।
842 ये हमें और एएमयू में होगा। तो एएमयू को हम लोग जब एक्चुअल मास में बदलेंगे तो एएमयू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं है ना, तो ये जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी, तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से कर लो, ठीक है ना। 842 842 मल्टीप्लाई बाय 1.67 तो 114 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी 1.4 वाला जो भी आंसर होगा वो जाएगा, 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर, ठीक है ना। और ये 14.10⁻24 होगा, तो वन जो आंसर आ रहा है वो 1406 आ रहा है इंटू 10⁻⁻24 हो जाएगा। तो 21 तक लेकर के जाना है, क्योंकि 21 में पावर है, तो यहाँ से 3 हम लोग आगे चले जाएंगे तो 3 माइनस कर देंगे तो 21 में आ जाएगा। इस वजह से ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखने वाला था कि एएमयू को तुमको रिप्लेस कर देना है मास ऑफ प्रोटॉन से, तो तुम्हारा एक्चुअल मास आ जाता है, यानी एक मॉलिक्यूल का मास। तो एक मॉलिक्यूल का मास हम लोग एएमयू में भी दे सकते हैं और ग्राम में देना है, तो प्रोटॉन के मास से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हैज हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज। इनमें से किसके पास हमारा हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज देखने को मिल रहा है। पहला है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट जो होता है, अमोनिया का मतलब NH4 और सल्फेट का मतलब SO4 2 माइनस, तो अल्टी सल्टी करोगे तो अल्टी सल्टी करने पे क्या बनेगा, ये तुम्हारा NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो ये हो गया अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन है तुम्हारे, ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया, देखो पुराने क्वेश्चन लंबे ही आते थे। तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो दो नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 28। और टोटल मास जो कैलकुलेट करेंगे, टोटल मास जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल मास कंपाउंड का निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक अमोनिया का होता है 17, तो 17 इंटू 2, 17 इंटू 2 34, 34 प्लस, अब हमें पता है H2SO4, H2SO4 का जो मास होता है वो होता है 98, तो दो हाइड्रोजन कम कर देंगे तो 96 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ये 72 जा 34 प्लस 96, तो ये किसका हो जाएगा 96, 130 के बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा 130 टोटल मास, तो मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मास इंटू 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 21% के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो इसमें जो नाइट्रोजन है अमोनियम सल्फेट में वो कितना है 21% के बराबर हो जाएगा। इसी तरह सब में निकालना पड़ेगा। कैल्शियम साइनामाइड हो जाता है, कैल्शियम साइनाइड का साइनाइड जो होता है कैल्शियम साइनामाइड, साइनामाइड हो जाता है CN2 CaCN2, ये हमारा कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला है। तो अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन हमें देखने को मिल रहा है कितना, ये 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 अपॉन टोटल कंपाउंड का मास। तो यहाँ क्या होता है नाइट्रोजन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100%, इस तरीके से करेंगे तो हमारा पूरा सबका आ जाएगा, ठीक है ना। यूरिया का फॉर्मूला हमें पता होता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये हमारा नाइट्रोजन उसका फॉर्मूला होता है। इसका हमारा जो आता है मोलर मास 60 के बराबर आता है, दो नाइट्रोजन है तो 2/60 इंटू 100, 2/60 इंटू 100, एक मिनट, नाइट्रोजन दो इंटू नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 14। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये जो आता है ये लगभग 46.66 आता है, 46.66। तो यहाँ पे याद रखना है जो फर्टिलाइजर में हम लोग यूज करते हैं। अच्छा ये बताओ, फर्टिलाइजर का नाम ले रहा है ना, तो बताओ फर्टिलाइजर में इनमें से कौन सी चीज है जो तुम सुने हो, एक जनरल सेंस में बताओ। यूरिया ही तो सुने हो कि खेतों में यूरिया डाला जा रहा है, तो आंसर यूरिया ही जाएगा। बाकी मेथड मैंने बता दिया, मेथड में क्या करना है, तुम्हें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कैसे आ जाता है, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100%, इस तरीके से हमें पूरी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला बस साइड में लिख लो,
कि फॉर्मूला हम क्या यूज कर रहे हैं। तो जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, जितने नाइट्रोजन अवेलेबल है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ नाइट्रोजन विच इज 14 अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100%। यहां से तुम्हें क्या निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड, ये तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब ये वाला प्रॉब्लम देखो, ये वाले प्रॉब्लम में देखो, जो बोरॉन 11 है उसका परसेंटेज ज्यादा है, तो जो 11 के पास आंसर होगा वही होगा। देखो 11 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 11 से कम नहीं हो सकता है, और ना ही 10 हो सकता है, तो आंसर एक ही जाएगा जो 11 के पास होगा, विच इज 10.8। ये हमारा आंसर जाएगा 10.8, क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए मेटल ऑक्साइड, कोई एक मेटल ऑक्साइड है Z2O3, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन रिडक्शन करता है, देख रहे हो रात में यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन के साथ जब रिडक्शन कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, फ्री मेटल, यानी मेटल हमारा फ्री हो जा रहा है, और वाटर का मॉलिक्यूल यानी H2O मॉलिक्यूल हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से बैलेंसिंग कर लेंगे, बैलेंसिंग अगर देखेंगे तो Z कितना था 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2Z हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना है 3, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 1 ही है, तो क्या करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3H2 हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारी रिएक्शन क्या हुई है, बैलेंस हो गई है। अब जो पूछेगा निकाल देंगे। तो यहाँ पे बोला था 0.01 मेटल का हमें मास दे रखा था, 0.1596 ग्राम, ये हमें मेटल का मास दे रखा था। रिक्वायर्स 6 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना लग रहा था, 6 मिलीग्राम हाइड्रोजन लग रहा था, ठीक है ना। फॉर कंप्लीट रिडक्शन द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, तो एटॉमिक वेट मेटल का कितना है, तो बोला कंप्लीट रिडक्शन के लिए हमें 6 ग्राम चाहिए, कंप्लीट रिडक्शन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है ना। तो कंप्लीट रिडक्शन यानी ये पूरा क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, ठीक है ना, ये पूरा खत्म होना चाहिए। तो आओ पहले इसको देख लेते हैं कि कंप्लीट रिडक्शन के लिए हमारी जो वैल्यू होगी, द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज, मेटल का एटॉमिक वेट पूछा था ना, उसके नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाल लें तो 6 इंटू 10⁻³ अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास 2 हो जाएगा। तो ये हमें कितना देखने को मिलेगा, 3 इंटू 10⁻³ ये क्या हो गया, हमें नंबर ऑफ मोल्स हमें देखने को मिल गया, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने लगेंगे, ये अगर कैलकुलेट कर लें तो n मेटल अपॉन एस सी कितना है, 1 ही है, तो n हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना मोल्स है, 3 इंटू 10⁻³ ठीक है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स है, अपॉन एस सी कितना था 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल हमें कितने देखने को मिल गए, 10⁻³ ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल हमको देखने को मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। अब मास कितना है, एटॉमिक वेट, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये किसके बराबर हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स विच इज 10⁻³ ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए मोलर मास ना, विच इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो होगा वो कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे जिंक का एक एटम नहीं है, एटॉमिक मास बोला है ना, तो जिंक के एटम कितने हैं, 2, तो आंसर हमको हमें दो, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब रख दो, मास कितना गिवन था, 0.1596 अपॉन 10⁻³ ये क्या हो जाएगा, मोलर मास हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एटॉमिक वेट हमें देखने को मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1596 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। खैर पुराना क्वेश्चन है काफी ज्यादा, इतना ज्यादा ध्यान इसमें नहीं देना है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट मास से सॉल्व होगा, इक्विवेलेंट मास हमारे सिलेबस से हट गया है, ठीक है ना, मेटल का इक्विवेलेंट मास अब हट गया है, तो काहे को फालतू में दिमाग खराब करना। एक ही क्वेश्चन था जो बाहर से आया रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, अब मोल कंसेप्ट से बेसिकली क्वेश्चन चलेगा।